नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट अभी हाल में जो आई थी, जिसने कि मोदी सरकार, अदानी और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का नेक्सस दिखाया था कि किस तरीके से माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड, जो कि एडवाइजर है ब्लैकस्टोन कंपनी में, उनके ऑफशोर एंटिटीज में स्टेक थे, जिसका फायदा माधवी बुच और उनके हस्बैंड को पहुंच रहा था। इसी रिपोर्ट के खुलासे के बाद विपक्ष ने माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की थी। आज तक वो इस्तीफा नहीं हुआ। लगभग 1 महीने पहले की ये रिपोर्ट है। जेपीसी से इंक्वायरी कराने की बात की गई थी। जेपीसी का दूर दूर तक अभी कोई निशान नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने एआईसीसी मुख्यालय, यानी कि जो कांग्रेस का 24 अकबर रोड का मुख्यालय है, वहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ खुलासे किए हैं। और उस खुलासे में जो बात सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। उनको ऑलरेडी एक तनख्वाह सरकार से मिलती है। उनका अपॉइंटमेंट भी प्रधानमंत्री करते हैं। अगर सेबी के चीफ की हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, यानी कि एसीसी द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और अलग अलग मेंबर्स होते हैं, और उनको सैलरी सरकार से मिलती है। लेकिन आज जो कांग्रेस ने खुलासा किया है उसके मुताबिक उनको सैलरी सरकार से तो मिल ही रही थी, लेकिन साथ में उनको आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी मिल रही थी, उनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सैलरी मिल रही थी, आईसीआईसीआई उनको एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो एक कॉम्पेंसेशन पैकेज एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जिसको हम ईसॉप कहते हैं, वो भी दे रहा था आईसीआईसीआई। और जो टीडीएस उस पे कटना था उसका पेमेंट भी आईसीआईसीआई दे रहा था। यानी कि सीधा साधा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहां पर सामने आया है। और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये मामला अपने शेयर होल्डर्स को, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, वो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करता है? कि भाई वो शेयर्स खरीदे, उसका जो फ्यूचर है, उसका जो भविष्य है वो महफूज हो। लेकिन उस पूरे मार्केट का जो रेगुलेटर है, यानी कि जो रेगुलेटर का चीफ है, वो अगर खुद ही घालमेल कर रहा है तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके भरोसे को कैसे पुख्ता कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज सेबी के चीफ के खिलाफ जो गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका खंडन करें सेबी की चीफ, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जवाब दे, आईसीआईसीआई जवाब दे। यानी कि इन तीनों से सवालों के जवाब मांगा है आज कांग्रेस के पवन खेड़ा ने। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन सारी चीजों को उन्होंने रखा है। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही गई हैं, वो समझना जरूरी है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ साफ सामने नजर आ रहा है कि माधवीपुरी बुच ने या तो झूठ बोला है या तो गुमराह किया है। उन्होंने कई चीजें छुपाई हैं। अब छुपाई हैं या जानबूझ के उसको ढक मूंद कर रख दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्रालय ने अपनी आंखें बंद कर ली, सब कुछ जानते हुए। ये सारे बड़े सवाल आज कांग्रेस ने रखे हैं। अब जो डिटेल्स हैं, अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। अब सेबी की जो चीफ है, उनको जैसा मैंने कहा कि सैलरी सरकार से मिलनी चाहिए, लेकिन जो आज का खुलासा है उसमें सेबी की चीफ, जो कि होल टाइम मेंबर सेबी की बनी थी 2017 में, तो इस प्रेस रिलीज के मुताबिक she has not only been drawing a salary from SEBI but has also been holding an office of profit at ICICI Bank, continuing to receive income from them this very day। यानी कि ICICI से उनको सैलरी मिल रही थी और एक होल टाइम मेंबर के नाते उनको सरकार से, सेबी के चीफ होने के नाते भी सैलरी मिल रही थी। अब उस सैलरी का डिटेल क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। इस सैलरी का डिटेल यूं है, 2017 से 2021 तक जब वो होल टाइम मेंबर थी सेबी की और करंट सेबी चेयरपर्सन है, तो उनको आईसीआईसीआई से 12.63 करोड़ की सैलरी मिली है 2017 और 2021 के बीच में। As a whole-time member of SEBI, the current SEBI chairperson received a salary from ICICI Bank amounting to 12.63 crores, 12 करोड़, लगभग 12 करोड़। अब ये किसका वायलेशन है, ये किसका उल्लंघन है? सेक्शन 54
ऑफ द सेबी एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन एक्ट जो 2001 का है, ये सीधा सीधा सेक्शन 54 उसका उल्लंघन है। और सेक्शन 5 ऑफ सेबीज कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स जो कि 2008 का एक एनेक्स्चर है, उसके मुताबिक, यानी कि दो जगह उल्लंघन है, सेक्शन 54 का जो कि सेबी की का एक कानून है, और सेक्शन 5 जो सेबी के कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स का कानून है। ये दोनों कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब आइए दूसरी सैलरी पर, दूसरा जो डिटेल उनके सैलरी का है। 2017 से 2024 के बीच में जब वो होल टाइम मेंबर थी, एंड लेटर as the SEBI chairperson, she also received income from ICICI Prudential, यानी कि केवल ICICI बैंक से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, ICICI Prudential से भी उनको सैलरी मिली है 2017 और 2024 के बीच में। और वो अमाउंट कितना है? 22.41 लाख, 22.41 लाख। अब इसको जोड़ते जाइएगा। पहला जो मैंने आपको फिगर बताया जो कि ICICI बैंक से उनको मिला है 12.63 करोड़ रुपए मिले हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 2017 और 24 के बीच में उनको 22.41 लाख रुपए मिले हैं। और ये फिर से एक बार सेक्शन 54 ऑफ द सेबी एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो सेबी का कोड है सेक्शन 5 का, उसका फिर से उल्लंघन है। उसके बाद 2021 और 2023 के बीच में द करंट सेबी चेयरपर्सन वाज आल्सो इन द रिसीट ऑफ ESOPs, यानी कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो आता है, जिसको कि हम एक कॉम्पेंसेशन पैकेज कहते हैं। जब कोई भी कॉर्पोरेट से या बड़े ग्रुप से कोई एम्प्लॉय जुड़ता है और उसकी अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसको एक कॉम्पेंसेशन पैकेज वो कंपनी की तरफ से मिलता है। तो ESOP का लाभ भी उठा रही थी। सेबी की चीफ है, उनको सैलरी आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से, और आईसीआईसीआई के ESOPs का भी वो लाभ उठा रही थी। और इन ESOPs की वैल्यू क्या है उसको भी मैं आपको बता देती हूं। 2021 टू 2023 के बीच में जो ESOPs उनको मिले हैं आईसीआईसीआई बैंक से, उसकी वैल्यू है 2.84 करोड़, यानी कि 2.84 करोड़। This again is in violation of section 10 of the ICICI Employees Stock Option Scheme। 2000 की जो स्टॉक ऑप्शन प्लान की जो स्कीम है आईसीआईसीआई बैंक का, उसका भी एक तरीके से ये उल्लंघन है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। Between 21 to 2023, the current SEBI chairperson was also in receipt of the TDS, यानी कि जो TDS था ESOPs पर, यानी कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर जो TDS था, उसकी भरपाई भी आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था। और ये TDS का अमाउंट था 1.10 करोड़, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए। The said TDS amount is chargeable under salary and is again in violation of the SEBI code of conduct, यानी कि फिर से SEBI code of conduct का ये उल्लंघन था। This is a case of escapement of income tax, as the benefit of TDS on ESOP paid by ICICI Bank is a prerequisite and again is liable for tax, यानी कि उन्होंने इनकम टैक्स जो उनको देना चाहिए था वो भी नहीं दी, आईसीआईसीआई बैंक उनका दे रहा था। तो ये एक एस्केपमेंट ऑफ इनकम टैक्स का भी मामला है। और ये जो टैक्स की छूट जो उनको मिली थी या जानबूझकर उन्होंने नहीं पे किया और आईसीआईसीआई बैंक पे कर रहा था, वो टैक्स का अमाउंट है 50 लाख रुपए। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से जो सैलरी ली, जो उनको अभी तक मिली है 2017 से 2021 के बीच में, वो 12.63 करोड़। उसके बाद जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से उनको जो अमाउंट मिला 22.41। उसके बाद उनको प्रूडेंशियल का जो अमाउंट है वो 22.41 लाख। उसके बाद ESOPs का जो अमाउंट है 2.84 करोड़, और जो उस पर TDS कटा है वो 1.10 करोड़, और जिसकी वजह से उन्होंने 50 लाख का टैक्स का इवेजन किया है, यानी कि टैक्स की भुगतान नहीं किया। यानी कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेबी चेयरपर्सन फ्रॉम आईसीआईसीआई from her time of joining SEBI in 2017 up until today is 16 crore 80 lakh 22,143, which is shockingly 5.09 times the income she received from SEBI during the same period. यानी कि 5 गुना ज्यादा
उनको सैलरी ज्यादा मिली है, क्योंकि उनको सैलरी सेबी की ही नहीं बल्कि उनको सैलरी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और उससे मिल रही थी, प्लस ईसॉप्स की वैल्यू आपको मैंने बताया, और इनकम टैक्स का गमन भी जिस तरह से उन्होंने किया। तो ये सारे डिटेल्स का खुलासा आज पवन खेड़ा ने किया है टेबल के फॉर्म में। इस तरीके से ये पूरा एक टेबल बना हुआ है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है। अब जो बड़े सवाल हैं, अब ये क्या है? एज अ होल टाइम मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, द करंट सेबी chairperson was not only drawing income from ICICI but also adjudicating complaints against ICICI and its affiliates। आपने देखा था कि इतने सारे लंबित मामले आईसीआईसीआई के केसेस के पेंडिंग थे, जिन केसेस में माधवीपुरी बुच जज भी थी आईसीआईसीआई की और आईसीआईसीआई से सैलरी भी ले रही थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का फायदा वो आईसीआईसीआई को पहुंचा रही थी। तो ये क्या है? ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है, एक ब्लेटेंट उल्लंघन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये एक साफ तरीके से कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, और कोई भी बोर्ड मेंबर इसको नहीं कर सकता, लेकिन माधवीपुरी बुच ने किया। अब इतने धड़ल्ले से अगर वो ये कर रही थी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात नहीं पता थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं पता थी? या फिर अदानी जी को नहीं पता होगी, जो कि इस समय सर्वे सर्वा है एक तरीके से? क्या गौतम अदानी को ये बातें नहीं पता थी? ये बड़े सवाल आज उन्होंने खड़े किए हैं। अब कुछ सवाल आज उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या पूछे हैं? कांग्रेस के कुछ बड़े पिन पॉइंटेड सवाल है जो कि पूरे देश के सामने उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर इन सवालों में कोई गड़बड़ी हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग आए, उसका खंडन करें और उसका प्रूफ दिखाएं, डिक्लेयर करें कि भाई ये सारी बातें गलत हैं। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज के जो हेड्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? किस आधार पर रेगुलेटरी बॉडीज के जो हेड्स हैं उनका चयन होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है? ये पहला सवाल है। हैज द एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो कि पीएम की नेतृत्व में होती है, हैज द एसीसी हेडेड बाय द पीएम गॉन थ्रू दीज शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट द सेबी चेयरपर्सन, और इज द एसीसी कंप्लीटली आउटसोर्स टू द पीएमओ? यानी कि उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, क्या उनको इन सारे तथ्यों के बारे में पता था कि वो सैलरी उनको आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से मिल रही है? और क्या एसीसी को ये सारी बातें पता थी, या फिर एसीसी ने ये सोच लिया कि अब ये सब कुछ पीएमओ को सारा काम आउटसोर्स हो गया है, पीएमओ इस पर जांच पड़ताल करेगा, पीएमओ के जो कोर्ट में सारी बॉल डाल दी गई है? तो ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। तीसरा सवाल, was the Prime Minister aware that the SEBI chairperson was holding an office of profit and receiving a salary income from ICICI during her time as SEBI chairperson? यानी कि क्या प्रधानमंत्री को इन बातों का पता था? Was the Prime Minister aware that the current SEBI chairperson, as a whole-time member of SEBI, was adjudicating complaints against ICICI and its affiliates while also receiving income? यानी कि जिन आईसीआईसीआई बैंक के लंबित मामले जो रेगुलेटर के सामने थे, क्या प्रधानमंत्री को इस बात का पता था कि उन पर वो जजमेंट भी सुनाएंगी, उनके केसेस को रिजॉल्व भी करेंगी, और साथ में वो आईसीआईसीआई से सैलरी भी ले रही हैं? तो ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। Why did the current SEBI chairperson continue to receive ESOP benefits from ICICI even though they had lapsed long ago? यानी कि ESOPs लैप्स कर गए थे, उनकी अवधि खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ESOPs का फायदा उनको मिल रहा था। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक को कुछ ना कुछ तो वो फायदा जरूर पहुंचा रही होंगी, क्योंकि जब ESOPs की अवधि, हर ESOP की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और अगर उस टाइम ड्यूरेशन के बियॉन्ड अगर उनको आईसीआईसीआई बैंक उनको उसका फायदा दे रहा है, तो जरूर आईसीआईसीआई बैंक का कोई ना कोई लाभ हो रहा होगा, या कोई ऐसा मतलब उनका सिद्ध हो रहा होगा जो कि वो बाध्य थे कि उनको सैलरी दी जाए, ईसॉप्स का फायदा भी उनको दिया जाए, उनका टैक्स एग्जेम्पशन भी हो जाए, उनको टैक्स भी उस पर ना पे करना पड़े, आईसीआईसीआई बैंक उस पर टैक्स भी पे कर रहा है। तो ये सारे कड़े सवाल आज पवन खेड़ा ने किए हैं। Why did the current SEBI chairperson continue to receive ESOPs? ये सवाल मैंने आपको बताया। And who is protecting the SEBI chairperson and why? यानी कि SEBI की चीफ माधवीपुरी बुच को कौन बचा रहा है और उसको बचाने का कारण क्या है?
पूरे देश के सामने आज पवन खेड़ा ने ये सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री से मांगा है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए सवाल थे। अब कुछ सवाल उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के लिए पूछे हैं। क्या है आईसीआईसीआई बैंक से उनके क्या सवाल हैं? वेयर हैज आईसीआईसीआई मेड द declaration of the salary and the ESOP benefit being paid to the incumbent, the whole-time member chairperson of the SEBI? यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस चीज का डिक्लेरेशन कहाँ किया है कि उनको ईसॉप्स का बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जिस कंपनी से ईसॉप मिलता है उसको अपने एनुअली डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसका कहाँ है डिक्लेरेशन कि उन्होंने होल टाइम मेंबर और सेबी चेयरपर्सन को ईसॉप्स के बेनिफिट्स दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा सवाल जो आईसीआईसीआई बैंक के लिए है, व्हाई डिड आईसीआईसीआई पे सैलरी टू द करंट सेबी चेयरपर्सन आफ्टर शी हैड जॉइंड SEBI as a whole-time member? Was she given a salary from ICICI free of any consideration? Had ICICI flouted SEBI LODR requirement in annual report? यानी कि annual report में जो requirement होती है कि आप उसको declare करें, तो क्या उन requirements को follow न करके ICICI बैंक ने माधवीपुरी बुच को सैलरी दी है? Why did ICICI Bank bypass its ESOP rules and grant benefits of ESOPs to the current SEBI chairperson? यानी कि अपने ही कंपनी के रूल्स को बाईपास करके आईसीआईसीआई बैंक माधवीपुरी बुच को सैलरी क्यों दे रहा था? ये आईसीआईसीआई बैंक के सवाल है। यानी कि एक इतना बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड आंख के नीचे हो रहा है। सेबी की चीफ है, जो रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर है, उनके सामने इतना बड़ा कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस और रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। खुद सेबी चीफ कर रही है और पूरा महकमा चुप है। प्रधानमंत्री चुप, आईसीआईसीआई बैंक चुप और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुप। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ बोल दे। और इन सारे बातों का खुलासा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने किया है। सेबी के लिए क्या सवाल है? सेबी के लिए क्या है? Are there any arrangements that the SEBI chairperson or her family have with other companies? यानी कि सेबी से ये सवाल किए गए हैं कि माधवीपुरी बुच के किसी और फैमिली मेंबर का क्या इसी तरीके का कोई अरेंजमेंट है किसी और कॉर्पोरेट ग्रुप से? अगर आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इनको सैलरी मिल रही थी, तो हो सकता है कि माधवीपुरी बुच के फैमिली के किसी मेंबर को किसी और कॉर्पोरेट से इसी तरीके का फायदा पहुंच रहा हो। तो इन सारी बातों को, इन सारे सवालों के जवाब आज कांग्रेस पार्टी ने मांगे हैं। और ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि एक बड़े उल्लंघन, एक बड़े फ्रॉड, एक बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ओर ये सारी बातें शामिल होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि बीजेपी ये कहेगी और बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि ये तो सब कुछ मिसलीड करने की कोशिश है और एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है। लेकिन ये वही बीजेपी थी जब विपक्ष में थी। इसने कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सारे सवालों के जवाब बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर खड़े किए थे। लेकिन अगर आज कांग्रेस विपक्ष में रहकर इन सवालों को खड़ा करती है, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहा कि ये तो मैनिपुलेटिव है और ये तो जॉर्ज सोरोस गैंग का एक प्रोडक्ट है, या तो ये कह दिया कि ये मैलिशियस है, देश की इकोनॉमी को अस्थिर करने वाली बातें हैं। तो अगर आज देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, अगर वो इन सारे सवालों को खड़ा करके इन सवालों के जवाब मांग रही है, तो क्या आज ये सवालों का जवाब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, आईसीआईसीआई बैंक नहीं देगा, या सेबी की चीफ नहीं देंगी? जब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई थी तो सेबी चीफ ने कहा कि नहीं, हमने तो अपने आप को रिक्यूज कर लिया था ब्लैकस्टोन के केस में, जिसमें कि उनके हस्बैंड एडवाइजर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और हमारे अंदर जो इंटरनल सिस्टम है सेबी का, उसमें इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसको लेकर हम रिक्यूज कर लेते हैं। लेकिन आज क्या सेबी की चीफ कि जब सैलरी एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में इस तरीके से पूरे देश के सामने आई है, तो क्या आज इस टेबल में कि उनको कितनी सैलरी कहां से मिली है, क्या आज इसका खंडन माधवीपुरी बुच करेंगी? और इन सवालों के क्या माधवीपुरी बुच जवाब देंगी कि उनको सैलरी क्यों मिल रही थी, उनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से क्यों सैलरी मिल रही थी, उनको ईसॉप्स की जो टाइम ड्यूरेशन था वो खत्म होने के बाद भी उनको उसका बेनिफिट मिल रहा था, टैक्स उन्होंने एग्जेम्प्ट किया, 50 लाख के टैक्स का उन्होंने गमन किया, नहीं पे किया और उस पूरे टैक्स को आईसीआईसीआई बैंक दे रहा था। तो इन सवालों के जवाब क्या हमें नहीं देने चाहिए? और ऐसे में क्या होगा मार्केट का? मार्केट रेगुलेटर का काम क्या है?
कि मार्केट में जो भी अनियमितताएं हो रही हैं, जो भी इरेगुलरिटीज हैं, उनकी देखरेख करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका भरोसा मार्केट में बना रहे। और जब भरोसा ही खत्म हो जाएगा, तब तो फिर सेबी का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसे रेगुलेटर के कोई मायने नहीं है, और इस रेगुलेटर को मोदी सरकार ने अपने फ्रॉड से और इस कॉर्पोरेट फ्रॉड से बिल्कुल सेबी को, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, एक तरीके से खत्म कर दिया है। आज भरोसा सेबी के ऊपर जीरो हो चुका है। तो ऐसे में मोदी सरकार आज किस तरीके से इसका खंडन करेगी, ये देखना होगा। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जब आप अपने पैसे स्टॉक्स में लगाते हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पैसा स्टॉक में लगाया हुआ पैसा सुरक्षित है। जब मार्केट रेगुलेटर खुद ही गलत सलत काम कर रहा है, मार्केट रेगुलेटर का जो चीफ है वो खुद इस तरीके की गलत धांधलेबाजी में और कॉर्पोरेट फ्रॉड में इंडल्ज कर रहा है, तो फिर आपका पैसा कैसे सुरक्षित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मोदी सरकार ने आज सेबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्या इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा? कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम सेबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट करें। क्या आज इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा? क्या अब इन्वेस्टर्स इसमें पीआईएल फाइल करेंगे और दोबारा कोर्ट जाएंगे? सेबी की चीफ को क्या तुरंत की तुरंत नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, या फिर आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई जवाब दे? लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2 आने के बाद अब जब ये खुलासे उनकी सैलरी के बारे में हुए हैं, तब क्या इस खुलासे के बाद क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्या इन बातों का डिक्लेरेशन देंगी, खंडन करेंगी, ये देखना होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।